बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फाइनल अकाउंट का, वो है आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस हम किस तरीके से डाटे को फाइनल अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उसका मैं प्रॉपर आपको प्रोसीजर बताऊँगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो मैंने 5 आइटम बताई थी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल के बारे में। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर समझ आया होगा। तो याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारी की सारी आपकी क्लोजिंग दी होती है जो कि साल के एंड पे सारी की जाती है। ठीक है, तो इसमें सारे के सारी आपकी क्लोजिंग मेंशन की है, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। अब आपने इसमें से क्या करना है कि तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके तमाम बैलेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। ठीक है, जिसमें तमाम डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे भी। लेकिन एक बैलेंस जो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है, हमेशा याद रखिएगा वो क्वेश्चन के एंड पे दिया होता है, उसे कभी भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया होता। वो हमेशा या तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में होता है या क्वेश्चन के एंड पे लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो साल के एंड तक आपका नहीं पता चलता कि कितना बैलेंस रह जाना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक जो होता है वो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर भी सेल हो सकता है, इसलिए हम उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन नहीं करते। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ। कि आपको पता है कि जी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से पहले मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। लेकिन हमने ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाया था। लेकिन इसमें याद रखिएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही आपने ड्रॉ करना होता है। डेबिट साइड पे हमने तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे हमने तमाम इनकम्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगी, चलें आए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। तो याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है परचेजेस हमारे पास दी हुई क्वेश्चन के अंदर 100,000। परचेजेस को देखिए मैंने इसकी अमाउंट इनर कॉलम में लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप देखें क्वेश्चन में कहीं परचेजेस रिटर्न तो नहीं, अगर परचेजेस रिटर्न होंगी तो आपने उसको परचेजेस में से माइनस करना। हमेशा याद रखिएगा परचेजेस अगर आपकी डेबिट साइड पे होती हैं तो परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे होंगी। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं जी परचेज रिटर्न ये हमारे पास दिया और वो दी हुई हमारे पास 10,000। तो परचेजेस रिटर्न हम परचेजेस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम नेट परचेजेस का नाम देंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये फंक्शन जो है ये काम परफॉर्म करना है। उसके बाद आपने इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद आपने क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करना है। तो ये याद रखिएगा ये जो मैंने 2 लाइंस लगाई हुई है, इस ऊपर वाली जो कॉलम ये चीज़ें जगह है, ये स्पेस है, ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट को शो कर रही है और इससे नीचे जितनी भी ये स्पेस है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करती है। अब यहाँ पे हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और यहाँ पे हम तमाम अपनी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट याद रखिएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आपका ग्रॉस रिजल्ट्स और फाइनल रिजल्ट यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें रेवेन्यूज़, इनकम्स और एक्सपेंसेस ही ज़रूरत होती है। तो डेबिट साइड पे तमाम एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट, क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आइटम्स जो होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में शो होती हैं। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट। उसके बाद आपने सबसे पहले क्रेडिट साइड पे जाना है, आपने सेल्स को रिकॉर्ड करना है। आपको हमेशा याद रखिएगा डायरेक्ट इनकम आपकी वो इनकम होती है जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे होते हैं, उसे हम सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सेल्स। सेल्स हमेशा याद रखिएगा आपको क्रेडिट साइड पे अवेलेबल, क्योंकि ये इनकम है और इनकम को हमेशा आपने किस साइड पे देखना है, क्रेडिट साइड पे देखना है। ठीक हो गया, इसकी अमाउंट भी मैंने इनर कॉलम में लिखी। इसका मतलब ये है कि इसमें से आपने चेक करना है कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं है। क्वेश्चन में चेक करते हैं कि जी सेल्स रिटर्न हमारे पास है बिल्कुल 5,000 रुपीज़। तो हम सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जो कि नीचे मैंने बताया हुआ 20,000। हमेशा याद रखिएगा ये क्लोजिंग स्टॉक यानी इतना स्टॉक हमारा सेल हो गया और रिमेनिंग जो स्टॉक होगा उसको भी हम क्रेडिट साइड पे ही मेंशन करेंगे। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 20,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है,
तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपने ये चीज़ें फंक्शन परफॉर्म करने के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड पे सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। अगर आपके पास परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं गिवन तो यही अमाउंट ऑर्डर कॉलम में आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट मेंशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ड हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कैरेज है, कैरेज इनवर्ड को मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास वेजेस है, वेजेस को मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑक्ट्रा ड्यूटी है, ऑक्ट्रा ड्यूटी को हम मेंशन कर देंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। उनमें से मैंने ये 4 एक्सपेंसेस जो है ना इस क्वेश्चन में लिए हैं, फ्रेट, कैरेज, वेजेस एंड ऑक्ट्रा ड्यूटी। फ्रेट फिर बता देता हूँ जी, फ्रेट आपको पता है वो किराया होता है। जब भी हम रॉ मटेरियल या गुड्स हम फैक्ट्री में मंगवाते हैं तो उसका किराया पे करना पड़ता है बाय एयर या बाय सी, तो वो हमारे पास फ्रेट में आता है, ठीक है। इसी तरीके से कैरेज जो होता है, कैरेज जो है वो हमारे पास 6000 है, ये भी किराया है जो बाय रोड हम कोई चीज़ मंगवाते हैं। वेजेस जो होती हैं ये हम उजरत होते हैं, जो वर्कर हमारे लिए काम करते हैं उनको पेमेंट अदा करते हैं। ऑक्ट्रा ड्यूटी जो होती हैं ये टैक्सेस होते हैं जब भी हम अपनी गुड्स इंपोर्ट करते हैं या हम अपने पास फैक्ट्री में लेके आते हैं, तो ये 3000 है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल करना है। जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लो तो फिर आप देखें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का दोनों का टोटल करें, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का दोनों का टोटल करके एक साइड पे लिख लें और उनमें से देखें कौन सा मैक्सिमम टोटल है। जो मैक्सिमम टोटल होगा उसको इन दोनों बॉक्सेस में मेंशन करना है। देखते हैं जी, हमारा इस साइड पे जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास 165,000 आ रहा है और इस साइड का टोटल हमारे पास कम है, तो इसका मतलब 165,000 ही दोनों साइड पर हम मैंशन कर देंगे, ठीक है। तो टोटल फिर बता रहा हूँ, टोटल हमेशा वो लिखना है दोनों साइड पे जो जिस साइड का टोटल मैक्सिमम होगा वही टोटल दोनों साइड पे लिख देना है। अभी क्रेडिट साइड का टोटल मैक्सिमम तो इसको हमने दोनों साइड पे लिख दिया। अब क्रेडिट साइड से हमने ये तमाम डेबिट साइड की वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा याद रखिएगा उसी साइड पे आता है जो साइड सबसे छोटी साइड होती है। अब यहाँ पे डेबिट साइड छोटी साइड है तो हम यहीं पे मेंशन करेंगे, तो वो हमारे पास बैलेंस जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 7000 रुपीज़। अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड पे आ गया तो इट मींस क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है डेबिट साइड से, तो इसका मतलब है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। और इसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दिया है। उसके बाद तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न लिखा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंशन किया। क्रेडिट साइड पे हमने डायरेक्ट इनकम में सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड किया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है ना कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा उसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले काम याद रखिएगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको हमने ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला हमारा काम ये है कि जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा 7000 उसको हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। अगर इन केस ग्रॉस लॉस आता है तो वो ग्रॉस लॉस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने तमाम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में हमारे पास आपने गौर से देखते जाना है कि जो जो चीज़ें हमारी रिकॉर्ड हो गई हैं उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगी उसको हमने रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जी फ्रेट आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड 7000, ये हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जी। उसके बाद इंश्योरेंस है, उसके बाद ऑफिस सैलरीज़ है, एडमिन की जो सैलरीज हम पे करते हैं। उसके बाद ऑफिस रेंट है, जो ऑफिस का रेंट है वो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो याद रखिएगा इसकी लिस्ट भी मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। जब ऐसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से याद होते जाएंगे, ठीक हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो चीज़ को बनने के बाद यानी जो फैक्ट्री के बाद उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर इसके बाद हमने क्रेडिट साइड पे जाना है। क्रेडिट साइड पे हमने इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड करना है। तो हमेशा याद रखिएगा मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस सारे के सारे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे होगी। तो आपने ये दो चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। अब देखें हमारी इनकम क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने किया है। इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम होती है जो सेल्स के अलावा होती है, यानी जो डायरेक्ट इनकम के अलावा होती है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है जी कमीशन रिसीव 8000, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक हो गया जी। तो तकरीबन हमारे ये तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अब हम अगेन सेम एज इट इज़ वैसे ही टोटल करेंगे
जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया था। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, जो मैक्सिमम टोटल होगा उसको दोनों साइड पे लिखेंगे। इसमें हमारा जो डेबिट साइड का टोटल जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो वो आ रहा है 32,000, उसको दोनों तरफ हम लिख देंगे 32,000। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड के टोटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ रहा है 11,000। ये हमारे पास है नेट लॉस। इसे हम क्या बोलेंगे, नेट लॉस। क्यों? क्योंकि हमारे डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। तो डेबिट साइड एक्सपेंसिव साइड है और क्रेडिट साइड जो है ना वो इनकम साइड है। क्रेडिट साइड आपकी इनकम साइड है, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस ग्रेटर देन है इनकम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, इस नेट लॉस को हम मेंशन करेंगे बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, ये था हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमने अपने एक्सपेंसेस और इनकम को शो किया और हमारे पास ये नेट लॉस आ गया। अगर इस साइड पे आता तो ये नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है जी, मूव करते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमें इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारे बैलेंस शीट। अब इसमें देखा जाए तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीज़ों को क्रॉस कर दिया जो ऑलरेडी हमने मेंशन कर ली हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि जी सबसे पहले कि दो साइड्स होती हैं, एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड। इसमें आपने डेबिट क्रेडिट साइड नहीं लिखना है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे अब हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल मेंशन होगा। एसेट्स हमेशा याद रखिएगा, डेबिट साइड वाली जितनी भी होंगे वो सारे के सारे आपके एसेट्स होंगे और क्रेडिट साइड वाली लायबिलिटी और कैपिटल होगा। अब मैंने इसमें आपको दो डिवीज़न बताई थी एसेट्स की, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का। ठीक है जी, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसी तरीके से मैंने लायबिलिटीज़ में भी आपको बताया था करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है जी, तो अब करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले कैश इन हैंड है, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमारे पास कैश एट बैंक है, उसको रिकॉर्ड कर दिया। इन्वेस्टमेंट की थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी। डेटर्स हैं उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास बिल रिसीवेबल है, उसको भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये तकरीबन हमारे सारे के सारे करंट एसेट्स हो गए। एक बार याद रखिएगा, उसके बाद हमारे पास जो होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का आपने हमेशा दो इफेक्ट करने हैं। एक आपने इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है अनसोल्ड स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आपने इसको एसेट साइड पे लिखना है, क्योंकि ये एसेट अभी सेल नहीं हुआ तो ये आपके, ये स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ तो ये आपका एसेट है। तो यहाँ पे आपने इसको क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मूव करने हैं जी हमारे फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले लैंड है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, ये हमारे पास फिक्स एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी लायबिलिटीज़ की तरफ। करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और हमारे पास बिल्स पेएबल है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरफ चलेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सबसे पहले आपने याद रखना है, लिखना है आपका कैपिटल, और कैपिटल को आपने इनर कॉलम में लिखना है। कैपिटल हमेशा आपने इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि जो हमारे पास बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसको हमने कैपिटल में ऐड या माइनस करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास नेट लॉस आया है तो हम क्या करेंगे, नेट लॉस को कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर इनकेस यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता तो हमने उसे कैपिटल में क्या कर देना था, ऐड कर देना था। अब माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने आउटर कॉलम में मेंशन कर देना है। ठीक है, अब तकरीबन हमने सारी ट्रायल बैलेंस की आइटम्स जो है हमने अपनी बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिए हैं। अब हमने दोनों साइड्स का टोटल करना है और देखना है कि क्या टोटल आ रहा है। एसेट साइड का टोटल 128,000 आ रहा है, 1,28,000। तो लायबिलिटीज़ का टोटल भी 1,28,000 ही आना चाहिए। ले जी, यही आ रहा है। अगर दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट में हमेशा याद रखिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा इक्वल है तो बैलेंस शीट का टोटल भी हमेशा इक्वल आना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस का टोटल लाजमी नहीं है कि वही बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का कुछ और टोटल आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा इक्वल। अगर अनइक्वल हो गया तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है। ठीक हो गया जी, तो इसका मतलब इस पेपर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। ठीक हो गया जी, तो ये था आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे हमने नेट लॉस आया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। इस तरीके से आपने एक अपना कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था आज आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन ज़रूर पूछिएगा जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।